गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और बहरहाल जो भी चीज़ें हैं वो समझ रहे होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कॉन्टिन्यूअस लेक्चर्स को देखते रहिए। बड़ी मेहनत से इन लेक्चर्स को तैयार किया गया है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल जहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था वो 1-1 फंक्शन चल रहा था और हमने समझा दिया था कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। अब कल के लेक्चर की डिटेल में ना जाते हुए लास्ट हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल कह लिए या इलस्ट्रेशन कह लीजिए लगवाई थी और उसमें लिखा था कि f जो है, जो फंक्शन है, दो सेट्स के बीच में एसोसिएशन करा रहा है और दोनों सेट्स में रियल नंबर्स हैं और उस फंक्शन जो फंक्शन था f(x) बराबर x² था। कल लास्ट में आप देखिएगा कल का लेक्चर, और दोनों रियल नंबर्स के सेट्स के बीच में एसोसिएशन हो रहा था और हमने आपको बताया था कि फ़ंक्शन को 1-1 कैसे हम लोग जो है वो चेक करेंगे कि फ़ंक्शन 1-to-1 है और या नहीं है। हम लोग किस तरीके से फ़ंक्शन को चेक करेंगे उसमें हमने आपको कई मेथड बताए थे और सबसे पहला मेथड जो हमने बताया था वो एनालिटिकल बताया था, दूसरा मेथड हमने आपको ग्राफिकल बताया था और तीसरा जो था वो कैलकुलस का मेथड बताया था। चीज़ें बहुत कायदे से आपकी समझ में आ जाएं इसलिए मैंने 1-2 एग्ज़ाम्पल्स का या इलस्ट्रेशन का और इंतज़ाम कर दिया है और उसी को फिर हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर कोई फंक्शन है जो दो सेट्स के बीच में एसोसिएशन करा रहा है। सेट ऑफ डोमेन में भी नेचुरल नंबर हैं और सेट ऑफ को डोमेन में भी नेचुरल नंबर हैं और वो फंक्शन जो डिफ़ाइन हो रहा है, जो एसोसिएशन करा रहा है, वो f(x) बराबर x² है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ के ऊपर क्या चेक करेंगे, चेक इट इज़ 1-1 और नॉट। हम लोग चेक करेंगे वो 3 मेथड हमने आपको बता दिए थे। एनालिटिकल मेथड बताया था, ग्राफिकल बताया था और मोनोमॉर्फिक भी बताया था हमने। तो सबसे पहला यहाँ के ऊपर आप लोग ये देखिए, यहाँ के ऊपर अगर आप एनालिटिकल मेथड देखेंगे तो एनालिटिकल मेथड में हमने आपको बताया था कि इसके डोमेन में 2 नंबर मान लिए जाएंगे। यहाँ के ऊपर लेट x1 और कॉमा यहाँ के ऊपर x2 भी 2 एलिमेंट्स, 2 यहाँ के ऊपर एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट माने जाएंगे और दोनों ये कहाँ से आएंगे, ये डोमेन से आएंगे और डोमेन में हमारे पास में सिर्फ नेचुरल नंबर है तो हम लोग लिखेंगे लेट x1, x2 भी 2 एलिमेंट बिलोंग टू वेयर, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ के ऊपर वेयर x1, यहाँ के ऊपर x2 बिलोंग टू यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर। ये पहला पॉइंट होगा। हर सवाल में आप ऐसे ही करेंगे जब भी आप एनालिटिकल मेथड से चेक करेंगे। इसके बाद में इफ़, देखिए सिचुएशन समझ लीजिए आप कि इफ़ x1 बराबर यहाँ के ऊपर x2, f(x1) बराबर f(x2), देन ये हमने कल आप लोगों को लिखवा दिया था कि अगर हम f(x1) को और f(x2) को बराबर करें और रिलेशन x1 x2 बराबर आ जाए। इसमें कई कन्फ्यूजन है इसलिए हम बार बार आपको 2 एक इलस्ट्रेशन लगवा रहे हैं कि आप पर जो है वो कंफ्यूज ना हो। अगर ये रिलेशन होल्ड कर गया फंक्शन के लिए एनालिटिकल मेथड वाला तो फंक्शन 1-to-1 होगा। कैसे? हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर लिए और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या रखा, f(x1) की जगह के ऊपर ये देखिए ये है, अगर हम यहाँ पर x1 रखेंगे तो ये x1² हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर x1² हो जाएगा और जब यहाँ पर हम लोग x2 रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी x2²।
इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं कि x2 स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर x1 स्क्वायर होगा, और ये रिलेशन जैसे लिखा हुआ है कि fx1 बराबर fx2 देन fx1 बराबर x2, और या यहाँ के ऊपर ये भी रिलेशन आ सकता है कि fx2 बराबर यहाँ के ऊपर fx1, बच्चे कंफ्यूज ना हो, और इम्प्लाइज दैट अगर x2 बराबर यहाँ के ऊपर x1, देखिए दोनों ही रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, चाहे आप fx1 बराबर fx2 करके x1 बराबर x2 प्रूफ कर दीजिए, और चाहे fx2 बराबर fx1 करके x2 बराबर x1 प्रूफ कर दिए, दोनों ही रिलेशन 1-1 फंक्शन के लिए होल्ड करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ के पर क्या कर दिया कि चाहे हम ये लिखें और चाहे हम यहाँ के ऊपर ये लिखें, x2 स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर x1, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x2 स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ के ऊपर x1, यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस यहाँ के ऊपर x1। इसका मतलब ये हो गया, चाहे इस रिलेशन से निकालो और चाहे इस रिलेशन से निकालो, x2 की वैल्यू यहाँ के ऊपर प्लस माइनस, x2 की वैल्यू यहाँ के ऊपर जो है वो प्लस माइनस यहाँ के ऊपर x1 निकलेगी। अब आप एक बात गौर कर लें, यहाँ पर x2 स्क्वायर और बराबर यहाँ के ऊपर ये x1 स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x2 और बराबर यहाँ के ऊपर प्लस माइनस x1। यहाँ पर x1 और x2 दोनों एलिमेंट सेट ऑफ डोमेन से लिए गए, और सेट ऑफ डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो x1 ये देख लिए, इफ़ यहाँ के ऊपर ये x1, ये दोनों नेचुरल नंबर लिए हैं, इफ़ x1 बराबर यहाँ के ऊपर 1 बिलोंग टू यहाँ पर नेचुरल नंबर, हर आदमी इस बात को समझेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों सेट यहाँ डोमेन से आए और डोमेन में हमारे सब नेचुरल नंबर हैं, तो इसलिए x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर होंगे। जब हम x1 बराबर 1 पहला नेचुरल नंबर लेंगे बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और इस 1 को यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये यहाँ, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर आ जाएगा देन x2 बराबर प्लस माइनस यहाँ के ऊपर 1 मिलेगा। यानी इस 1 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, +1, और यहाँ के ऊपर ये -1। अब गौर करिएगा कि x1 बराबर ये 1 जो है, x1 बराबर 1 जो है, ये तो यहाँ के ऊपर रहेगा, और इसके बाद में इसके करस्पॉन्डिंग जो x2 की वैल्यू मिलेगी, इस x1 को यहाँ पर रखने के बाद +-1 मिलेगी। तो जो +1 है ये तो नेचुरल नंबर, x2 बराबर ये देखिए x2 बराबर जो +1 है ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन जो x2 है बराबर -1 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इस स्टेप समझ में किया गया होगा। और हम लोगों ने यहाँ पर माना था कि दोनों नंबर जो डोमेन में है वो नेचुरल होना चाहिए। यहाँ पर x1 के करस्पॉन्डिंग x2 की 2 वैल्यूज़ मिली, यानी जब हमने x1 को यहाँ रख दिया, जब हम यहाँ रख देंगे तो +-1 हो जाएगा। +-1 में +1 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए एक बात तो बहुत आसानी से आप ये समझ लें, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपने एजम्प्ट की थी या जो चीज़ दी हुई थी वो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, और इस कॉन्ट्राडिक्शन में हमारे पास में रिजल्ट क्या निकला कि एक नेचुरल नंबर है वो दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो डोमेन में है वो यहाँ नहीं मिल रहा। तो यहीं से आप कह देंगे द फंक्शन इज़ नॉट 1-to-1। अगर आपको इसके सवाल भी, इसके आगे भी सवाल को चेक करना है, जैसे कोई आदमी सोचेगा नहीं इसके आगे हम चेक करें, जब ये वैल्यू नहीं मिली नेचुरल तो हम कह देंगे द फंक्शन इज़ नॉट 1-to-1। लेकिन हम आगे अगर करें तो सिचुएशन समझिएगा कि इफ़ यहाँ के बाद देखिएगा, इफ़ x1 बराबर 1 यानी 1 लिया गया, तो x2 की 2 वैल्यूज़ मिली एंड x2 बराबर यहाँ के पर 1। देखिए गौर करिएगा, x1 बराबर 1 लिया गया ये, और x2 बराबर ये वाला 1 लिया गया, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ हैं, 1 लिया गया और यहाँ के ऊपर ये 1 लिया गया। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर क्या हो गया कि x1 इज़ इक्वल टू x2, क्योंकि x1 भी 1 लिया और x2 भी 1 लिया, तो x1 और x2 बराबर हो गया। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि fx1 बराबर fx2 है। तो अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि यहाँ के पर करेंगे हम लोग fx1 बराबर यहाँ पर हम लोग fx2 करेंगे, और जब हम लोग यहाँ के पर f1 रखेंगे तो यहाँ पर x2 की जगह पर भी 1 रखना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, बच्चों देख लो कि जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे
तो यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब f1 भी 1 मिलेगा और 1 भी यहाँ पर 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि fx1 की वैल्यू भी 1 मिली और fx2 की वैल्यू भी 1 मिली। इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर क्या मिल गया, fx1 बराबर यहाँ के ऊपर fx2। इसका मतलब ये हो गया कि 1 फंक्शन होल्ड कर रहा है, लेकिन डोमेन की एक वैल्यू के लिए होल्ड कर रहा है। हमें डोमेन की दूसरी वैल्यूज़ के लिए भी होल्ड कराना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा, आधे डोमेन में काम नहीं चलेगा। अब कोई भी आदमी कहे ठीक है, ये तो आपने होल्ड करा दिया x1 बराबर x2, ये देखिए x1 ये लिया गया, x2 ये लिया गया, ये दोनों बराबर हो गए। fx1 की वैल्यू भी 1 मिली, fx2 की वैल्यू भी 1 मिली, इसका मतलब fx1 और fx2 भी बराबर हो गए। तो यहाँ से तो रिजल्ट सही है। लेकिन अगर हम ये करें, अब देखिए ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आई कि अगर हम इफ़ x1 बराबर 1, यानी x1 बराबर 1 ये ले लिया गया, ये वाला, ठीक है, x1 बराबर यहाँ के ऊपर ये ले लिया गया, देखिए x1 बराबर 1 ये ले लिया गया, और x2 की वैल्यू क्या ले ली गई, x2 बराबर यहाँ के ऊपर ले लिया गया माइनस, देखिए x1 बराबर 1 ये लिया गया, ये क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ मिली हैं, तो x1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन x2 की 2 वैल्यूज़ रहेंगी, एक +1 रहेगी, एक -1 रहेगी। तो एक तो वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग +1 है और एक वैल्यू +1 के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो x2 बराबर -1 लिया। इसका मतलब ये हो गया यहाँ के पर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। बात समझ में आपकी आई? अब आप आगे बढ़िए। तो जब आप fx1 निकालिएगा, तो जब यहाँ के पर आप fx1 निकालिएगा तो f1 मिलेगा, और जब 1 यहाँ पर रखिएगा तो 1 का स्क्वायर और बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप fx2 निकालिएगा तो वैल्यू आ जाएगी f-1 बराबर -1 का होल स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन क्या आ गई कि fx1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, fx2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर fx1 और बराबर यहाँ के ऊपर fx2। ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर आ गई। अब मेरे ख्याल आपकी बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये कंडीशन क्या होती है कि दोनों ये भी बराबर हों, ये भी बराबर हों, लेकिन यहाँ के ऊपर x1 और x2 तो बराबर नहीं है, क्योंकि एक 1 है और एक -1 है, लेकिन दोनों जगह से fx1 और fx2 की वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं। इसका मतलब कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब पूरे डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, आधे के लिए कंडीशन होल्ड करेगी और आधे के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। पूरा क्लियर तरीके से समझ लिए। इसका मतलब ये हो गया कि सो द फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1, सो द फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1। इसका मतलब ये हो गया फंक्शन यहाँ के ऊपर 1 to 1 यहाँ के ऊपर नहीं है। एनालिटिकल मेथड से आपने ये बात यहाँ के ऊपर निकाल ली कि फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दूसरा मेथड, आप यहाँ के ऊपर देखिए दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखें कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, अगर कहीं पर लिखा हुआ हो y इज़ इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये fx और बराबर यहाँ के ऊपर x² लिखा हुआ हो, जैसा कि ये फंक्शन दे रखा है, अगर y लीनियर पावर हो और x पर 2 पावर हो तो x² बराबर 4ay टाइप का पैराबोला होगा, उसमें भी x² होता है और 4ay होता है, 4a तो कांस्टेंट होता है, 4ay होता है, तो y जो है वो लीनियर होता है। तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, x² प्लस 4 बराबर 4ay का ग्राफ हमेशा जो ब्रांच होती है दैट विल ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और हमने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक से ज़्यादा जगह काट रही है, 2 जगह 3 जगह, तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। एक बात बच्चों यहाँ के ऊपर दिमाग में रखिएगा, अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन बहुत बड़ा हो, और सवाल की कंडीशन में इस तरीके की बात हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि इन्वर्स फंक्शन में इस तरीके की सिचुएशन होती है, हम यहीं से आपके दिमाग को मेकअप कर रहे हैं कि अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे रखा हो, यानी डोमेन हो बहुत बड़ा लेकिन रिस्ट्रिक्ट करके छोटा कर दिया गया हो, मतलब पूरी रियल नंबर लाइन पर फंक्शन डिफाइन है और कह दिया गया नहीं सिर्फ 0 और 1 वो कह रहा है, तो इसका मतलब डोमेन को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो हो सकता है कि किसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कोई फंक्शन जो है वो 1 to 1 हो जाए और पूरे डोमेन में ना हो। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में रखिएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 2 जगह काट रही है, तो इसलिए 2 जगह काटने के बाद
अगर काट रही है तो इसका मतलब ये है कि नॉट 1 to 1। एक से ज़्यादा जगह काटने पर यह हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहलाता है। जो फंक्शन होता है वो 1 to 1 नहीं होता। इसके बाद में अब इस अगर हम लोग मान लिए कि यहाँ के ऊपर अगर मोनोमॉर्फिक मेथड ले लें, मोनोमॉर्फिक मेथड यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि अगर fx बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए, ये fx बराबर यहाँ के ऊपर ये x² है और डोमेन क्या है यहाँ के ऊपर, डोमेन जो है बराबर यहाँ के ऊपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, तो f' बराबर यहाँ के ऊपर ये 2x मिलेगा। इसके डोमेन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर हम कोई भी वैल्यू उठाएं तो पूरे नेचुरल नंबर के सेट के लिए क्या होना चाहिए, ये या तो इंक्रीज करे पूरा और या ये यहाँ के ऊपर ये डिक्रीज करे। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ यहाँ के ऊपर जो नेचुरल नंबर है यहाँ के ऊपर f' यहाँ के ऊपर ये x लिया जाएगा और सेट ऑफ यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर में वही आधे में सिर्फ यहाँ के ऊपर डिफाइन होगा। इसलिए चूंकि यहाँ के ऊपर क्या होगा, द फंक्शन विल डिफाइन ओनली यहाँ के ऊपर हाफ, यानी पूरी रियल नंबर लाइन पर ये डिफाइन नहीं होगा, आधी रियल नंबर लाइन के ऊपर डिफाइन होगा और आधे के ऊपर हमारे पास में ये डिफाइन यहाँ के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसका मोनोमॉर्फिक टेस्ट जो है वो भी करेंगे, तब भी फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं होगा। देखिए, एक तो हमने पूरी एग्जाम्पल आपको कायदे से ये समझा दी, आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम को एक ज़रा सा टाइम दीजिए और हम इसको जो है वो यहाँ के ऊपर मिटा दें। क्या अभी रुक जाओ, चलो तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर अगर ये यहाँ के ऊपर दे रखा है, आप देख लें इस चीज़ को, कि fn बराबर यहाँ के भाई देख लीजिए, ये दे रखा है, ये यहाँ के ऊपर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। और इससे आप बात को समझें कि अगर यहाँ के ऊपर ये दोनों सेट का एसोसिएशन जो है वो नेचुरल नंबर पर यहाँ पर भी है, ये अगली इलस्ट्रेशन है, और कोई फंक्शन दे रखा है fx बराबर यहाँ के ऊपर ये 2x। आप देखिए, कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर दे रखा है fx बराबर यहाँ के ऊपर ये 2x, और हमें ये चेक करना है कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। तो जल्दी जल्दी ज़रा सा इस बात को देखिए कि हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x1 कॉमा यहाँ के ऊपर x2 बी 2 एलिमेंट्स, बी यहाँ के ऊपर ये 2 एलिमेंट्स, let x1 comma x2 be 2 elements where x1 comma x2 belong to यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर। जब भी सवाल में करेंगे तो पहले आप ये लिखेंगे और लिखने के बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी, fx1 बराबर यहाँ के ऊपर fx2, यहाँ के ऊपर आप लिखेंगे यहाँ के ऊपर fx1 और बराबर यहाँ के ऊपर fx2 लिखेंगे। और जब यहाँ पर x1 लिखेंगे तो 2x1 ये आ जाएगा और 2x2 जो है वो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, और दोनों तरफ से आप 2 काट देंगे, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर x1 और बराबर यहाँ के ऊपर x2। ये देखिए, x1 बराबर यहाँ के ऊपर क्लियर x2 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा fx1 और बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा fx2, इम्प्लाइज दैट x1 बराबर यहाँ के ऊपर ये x2। सो इट इज़ यहाँ के ऊपर 1 to 1। देख लीजिए, अब आप देखते जाइए 1 1 फंक्शन। और क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर दोनों ही यहाँ के ऊपर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, वो सॉरी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन भी आप देख लें जल्दी से कि इफ़ यहाँ के ऊपर x2 बराबर यहाँ के ऊपर 1 बिलोंग टू यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर, दोनों ही सेट डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम लोग x2 बराबर 1 जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है अगर लिया जाए और इस x2 की वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ के पर वैल्यू हो जाएगी देन x1 बराबर यहाँ के पर 1, यहाँ पर रख दिया तो ये भी। इसका मतलब ये है कि x2 1 मिला और x1 1 मिला। इसका मतलब ये हो गया
कि x2 बराबर यहाँ के ऊपर x1, देखिए 1 बराबर 1, और इसके बाद में जब आप fx2 निकालिएगा, fx2 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर f1, x2 की वैल्यू 1 है, बराबर जब यहाँ रखिएगा तो देखिए 2 इंटू यहाँ के ऊपर 1 मिलेगा, जो रिजल्ट यहाँ के ऊपर 2 देगा। इसके बाद में x2 बराबर x1, x2 बराबर यहाँ के ऊपर 1 है, x1 बराबर यहाँ के ऊपर 1 है, तो अगर हम लोग यहाँ के ऊपर fx1 निकालेंगे तो x1 की जगह पर भी 1 रखेंगे और 2 इंटू 1 बराबर 2 आ गया। आप लोगों ने गौर किया कि x2 बराबर x1, यानी x2 बराबर ये 1 यहाँ रखा गया तो x1 1 मिल गया। इसका मतलब 1 बराबर 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर f1 बराबर यहाँ के ऊपर ये f1 और बराबर 2, ये हमने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब इसके बाद में अगर ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया, इस एनालिटिकल मेथड के बाद अगर आप इसका ग्राफिकल देखिए तो ग्राफिकल में क्या होगा कि y बराबर mx की अगर कहीं पर फॉर्म है तो क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है कि हमेशा a स्ट्रेट लाइन y बराबर अगर mx है पास थ्रू ओरिजिन। अगर हम आपसे पूछें कि y बराबर mx का ग्राफ कैसे बनेगा तो आप एक लाइन खींचेंगे जो कहाँ से पास हो जाएगी, ओरिजिन से पास हो जाएगी। तो अब ये y बराबर mx टाइप की सिचुएशन है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे इसका तो ये ऐसे लाइन यहाँ के ऊपर ये पास हो जाएगी। देखिए ये ग्राफिकल मेथड है। और जब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर खींच दें, सिर्फ एक जगह काटेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्लियर हो गया कि ग्राफिकल मेथड भी क्लियर हो गया। अगर हम ग्राफिकल मेथड ना लेकर अगर हम लोग मोनोमॉर्फिक मेथड लें, देखिए अगर हम लोग कैलकुलस से मोनोमॉर्फिक मेथड लें, देखिए 2 मेथड मैंने आपको समझा दिए। अगर हम तीसरा मेथड मोनोमॉर्फिक ले यानी कैलकुलस वाला लें तो अब आप गौर करिएगा, अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हुई है कि fx बराबर आपके पास में दे रखा है यहाँ के ऊपर ये 2x, fx बराबर दे रखा है यहाँ के ऊपर ये 2x, जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो f डैश x बराबर मिल जाएगा यहाँ के ऊपर 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो f डैश x बराबर अगर यहाँ के ऊपर ये 2 मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे हम ये देखिए यहाँ के ऊपर ये n है x ग्रेटर दैन 0 के लिए, x ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये हो गया कि पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x ग्रेटर दैन 0 बिलोंग टू यहाँ के ऊपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम पूरा डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये ले लें, x1 x2 भी उसी में लिए थे तो 1 2 3 4 मिलेगा। हम इसकी जगह पर कुछ भी रखें, इसकी जगह पर चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, रिजल्ट कैसा बना रहेगा, f डैश x कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखा जाए हमेशा रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। कैसा बना रहेगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 भी रहेगा, ये आ गया f डैश x यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो हर नेचुरल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या करेगा, f डैश x पॉजिटिव, यानी पूरे का पूरा इंटायर पूरे उसके अंदर जो है बराबर 2 यानी +2 है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव बना रहेगा। +2 है, इसका मतलब चाहे हम इसकी जगह पर 1 रखें तब भी 2 मिलेगा, हम चाहे दूसरा नेचुरल नंबर रखें तब भी 2 मिलेगा, हम चाहे अगला नेचुरल नंबर रखें तब भी 2 मिलेगा। इसका मतलब पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए 2 रहेगा, इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन होल डोमेन, इन यहाँ के ऊपर होल, यहाँ के ऊपर डोमेन, पूरे डोमेन में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमने यही आपको बताया था कि या तो पूरे डोमेन में फंक्शन इंक्रीज करे और या डिक्रीज करे, दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे फंक्शन पूरे डोमेन में चाहे कोई भी यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर रखा जाए रिजल्ट 2 बना रहेगा। इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव है तो हर नेचुरल नंबर के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो पीछे के लेक्चर में भी हम बता चुके कि एंटायर डोमेन के लिए फंक्शन जो वो इंक्रीज करेगा। यही कंडीशन है कि या तो एंटायरली पूरे डोमेन में इंक्रीज करे और या लेस देन 0 हो जाए, पूरा डिक्रीज करे, तो फंक्शन 1 to 1 होता है इन होल डोमेन। इसलिए यहाँ के ऊपर कहा जाएगा फंक्शन इज यहाँ के ऊपर 1 to यहाँ के ऊपर 1, ये भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद में एक लास्ट इलस्ट्रेशन और देख लें कि अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, देखिए
अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, इसको ज़रा सा हम रब कर दें, 1 मिनट। कि अगर हमारे पास में ये दे रखा है, बस ये लास्ट इलस्ट्रेशन है इसके ऊपर आज की, कह रहा है कि f दे रखा है और इसके बाद में यहाँ के पर माइनस के π/2 दे रखा है और कॉमा यहाँ के पर ये π/2 दे रखा है और एसोसिएशन है -1 कॉमा यहाँ के पर 1 से। कह रहा है कि वेयर fx बराबर यहाँ के पर कह रहा है यहाँ के पर sin x, तो चेक fx इज 1 to 1 आर नॉट। हमको चेक करना है कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है और या फंक्शन 1 to 1 यहाँ के ऊपर नहीं है। ये हमने आखिरी इलस्ट्रेशन 1 to 1 पर दी और बहुत समझा के हमने आपको दी कि जितने भी तरीक़े हैं उन तरीक़ों से हम लोग 1 to 1 को कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बात हमने आपको अभी बताई थी कि अगर फंक्शन sin x है तो sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ के ऊपर ये देखिए ये फंक्शन एसोसिएट f करा रहा है और डोमेन ये दे रखा है, डोमेन इसने यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, ये है डोमेन -π/2 से π/2 और ये है यहाँ के ऊपर रेंज, ये यहाँ के ऊपर ये रेंज है। इसने fx बराबर sin x ज़रूर दिया है, डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब यह है कि -π/2 के लिए, अब जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ है, ये y एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास में x एक्सिस है, तो देखिए इस तरीके से ग्राफ जाता है इसका, ये ऐसे ग्राफ जाता है, ये ऐसे ग्राफ जाता है sin x का। इसमें ये 0 होता है और यहाँ के ऊपर जो है ये π/2 होता है, π/2 के ऊपर यहाँ के ऊपर ये +1 होता है और यहाँ पर ये पाई होता है -π और ये पाई होता है। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये 2π होता है, यहाँ पर -π/2 होता है और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाती है -1। ये y बराबर यहाँ के ऊपर ये sin x का कर्व है, इंटायर रियल नंबर लाइन के ऊपर ये डिफाइन रहता है, खिंचता चला जाता है। लेकिन इन्हीं ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया? यानी इसका मतलब ये कि सिर्फ इतना हिस्सा इन्हीं ने यहाँ से ये ले लिया है और इतना हिस्सा यहाँ से ले लिया। यानी अगर हम लोग अलग निकालें तो सिर्फ यहाँ से सिर्फ इतना हिस्सा आ गया है, यानी ये π/2 आ गया है और ये -π/2 आ गया है और ये आ गया है यहाँ के पर π/2, ये इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अगर इस y बराबर sin x से इस पीस को जो -π/2 और π/2 के बीच में है निकाल लें तो ग्राफ से ही दिख रहा है कि अगर इस पर कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर खींच दें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर काटेगी। इसका मतलब डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ ये y बराबर sin x कहते और डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता तो क्या होता कि पूरा ग्राफ जो है वो 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ के पर खींचिएगा तो ये लाइन यहाँ पर भी काटेगी, यहाँ पर भी काटेगी। अगर यहाँ पर खींचिएगा तो ये यहाँ भी काटेगी, यहाँ भी काटेगी, यहाँ भी काटेगी, यहाँ भी काटेगी। इसका मतलब पूरा फंक्शन y बराबर जो sin x है वो 1 to 1 नहीं है। लेकिन अगर इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, -π/2 और π/2 के बीच में निकाल लिया जाए तो सिर्फ इतना हिस्सा निकल कर आएगा और -π/2 और π/2 के बीच में फंक्शन 1 to 1 होगा। तो ग्राफिकल चेक तो ये हो गया, क्यों? क्योंकि डोमेन इन्हीं ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन अगर हम लोग इसका एनालिटिकल मेथड देखें, सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, एनालिटिकल मेथड देखें, या मान लीजिए कि हम लोग यहाँ के पर मोनोमॉर्फिक मेथड देखें, तो मोनोमॉर्फिक से किसी भी एक मेथड से हम लोग जो है वो कर लें तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए ये fx जो है वो sin x दे रखा है और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' और बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर cos x। अब इसमें एक बात और समझना है, हमने मोनोमॉर्फिक मेथड में ये बताया था कि या तो ये पूरे डोमेन में इंक्रीज करे और या डिक्रीज करे। और दूसरी बात आप पूरी याद रखिएगा
कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आधी कंडीशन होल्ड कर रही है और आधी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, नहीं, सवाल पूरी कंडीशन के लिए होना चाहिए। एफ डैश एक्स बराबर यहाँ के ऊपर कॉज एक्स हो गया, डोमेन हमारे पास में ये दे रखा है, और डोमेन अगर ये दे रखा है तो ये देखिए रियल नंबर लाइन है, आप लोग गौर करिएगा, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर माइनस के π/2 है, ये यहाँ के ऊपर 0 है, और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है π/2। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप क्वाड्रेंट लेंगे, बहुत से बच्चों को यही बात नहीं मालूम पता होगी, तो इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा इसके अंदर ये होगा जो माइनस π/2 से 0 होगा, और एक हिस्सा ऐसा होगा जो 0 to π/2, देखिए 0 और π/2 के बीच में हिस्सा ये हो गया, ये हो गया। और हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक, तो जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये एंटी के लिए लिया जाएगा 0 to π/2। और इसके बाद में अब हमें इधर नहीं जाना होगा, बल्कि अगर हम लोग ऐसे चलेंगे, देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, अगर हम लोग ऐसे चलेंगे यानी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो इसके लिए यहाँ के पर पॉजिटिव मिलेगा, और क्लॉकवाइज चलने के लिए हमेशा एंगल हमको जो है वो नेगेटिव मिलता है। तो 0 से ये भी π/2 है, तो 0 से माइनस π/2 के लिए एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस π/2 और लेस देन 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू π/2, और ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर ये क्लॉकवाइज। ये इसका मतलब ये हो गया कि माइनस π/2 से π/2 अगर हम लोग जाएं, माइनस π/2 से यहाँ से चलें और हम लोग 0 पर आएँ, यानी माइनस π/2 से 0 पर आएँ, तो माइनस π/2 से 0 पर आएँ और 0 से π/2 पर जाए और 0 से π/2 पर जाएं, तो इतना हिस्सा जो है वो एंगल का निगेटिव हो जाएगा और इतना हिस्सा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इस निगेटिव पड़ेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा, फोर्थ पड़ेगा और फर्स्ट पड़ेगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो cos x भी पॉजिटिव होगा, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो cos तो पॉजिटिव हो गया यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब f डैश यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन 0 और यहाँ के ऊपर x बिलोंग टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस π/2 कॉमा यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा π/2, यानी पूरे डोमेन में माइनस π/2 से लगाकर π/2 तक f डैश x यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0 हुआ। इसका मतलब एंटायर डोमेन में माइनस π/2 से π/2 तक डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। अब हम यहाँ से देखो यहाँ पर आएंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखा जाएगा fx इज इंक्रीजिंग, क्या लिखा जाएगा, fx इज यहाँ के पर इंक्रीजिंग इन एंटायर डोमेन। इंटायर डोमेन, एंटायर डोमेन का मतलब जो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड दे रखा है इन एंटायर डोमेन, दैट इज इन माइनस π/2 और कॉमा यहाँ के पर π/2। पॉइंट समझ में आया, ये दिया हुआ था, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो थ्रू आउट इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या बताया हमने आपको कि या तो थ्रू आउट डोमेन में इंक्रीज करे और या थ्रू आउट डिक्रीज करे, तो फंक्शन जो है वो एक कंडीशन होना चाहिए, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हैंस इट इज यहाँ के पर 1 1, हैंस इट इज यहाँ के पर 1 1। पॉइंट समझ में आया। देखिए मैंने आपको यहाँ के पर मोनोमॉर्फिक मेथड भी बता दिया, ये हो गया। अब एनालिटिकल मेथड यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत से फंक्शन जो हैं वो एनालिटिकल मेथड से ज़रा टिपिकल तरीके से हल होते हैं, तो वहाँ मोनोमॉर्फिक लगा दिया। बहुत से उसका ग्राफ हम नहीं खींच पाएंगे, भाई दिए बच्चों को ग्राफ खींचना नहीं आता है तो ग्राफिकली हम नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन जब हम कहीं पर सवाल लगाएंगे और कहीं पर कंपटीशन देने जाएंगे और मान लिए कि 2 ग्राफ बना के उन्हें दे दिया ऑल्टरनेटिव में और कह दिया कि बताइए कि दोनों में कौन से 1 to 1 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू वो लोग जो है वो चेक कर लेंगे। तो आइडिया डाल दिया गया है दिमाग में। लेकिन बहुत से कर्व जो हैं बहुत से ऐसे टिपिकल होते हैं कि खींचने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया पूरा, ये फंक्शन 1 to 1 होगा। अब इसके बाद में 1 to 1 पर ये हमने 3-4 इलस्ट्रेशन इसलिए दे दिए कि आपकी बातें समझ में आ जाएं कि जब हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ें, पूरा इन्वर्स फंक्शन पढ़ना पड़ेगा,
तो इन्वर्स फंक्शन जो है उसकी पहली बात ये होती है कि वो 1 1 होना चाहिए, और अगर आपको 1 1 चेक नहीं करना आता तो फिर आप इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये हमने आपको इन्वर्स की तैयारी करी है, पूरे 1 to 1 फंक्शन को हमने समझा दिया, और इसके बाद में इसके पर सवाल किस तरीके से बनेगा, इलिस्ट्रेशन उनकी हमने एग्जाम्पल भी समझा दी। अब सिचुएशन ये है कि जो कल टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो 1 to 1 तो होगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है कि अगर हमारे पास में एक सेट ए दे रखा है, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे कि एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और इसमें मान लिए कि 25 एलिमेंट हैं और दूसरे में मान लिए कि 25 एलिमेंट हैं, या डिफरेंट कुछ भी एलिमेंट हैं, इसमें पी हैं उसमें क्यू हैं, और हम दोनों के एलिमेंट्स का एसोसिएशन करा रहे हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कितने बनेंगे, हाउ मेनी पॉसिबल डिफरेंट 1 to 1 फंक्शन कम्स और मेड। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन 2 एसोसिएशन में हम लोग किस तरह निकालेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में।